हाय, हम लोग 12th क्लास के हिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। 12th क्लास के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, इस चैप्टर का रिवीजन वीडियो जिसको समरी वीडियो कहते हैं वो ऑलरेडी बना चुके हैं। आज हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है या सीबीएसई में पहले पूछा गया है या और भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही। ठीक है, क्वेश्चन है राइट अ नोट्स ऑन द किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद जो बुक है उसके बारे में नोट लिखना है। तो किताबुल हिंद किसकी किताब है? अलबरूनी की किताब है। तो इस पे पहले अलबरूनी के बारे में बताना है कि अलबरूनी की पैदाइश ख्वारिज़्म में हुई थी और महमूद गजनी जब 1017 में ख्वारिज़्म पर इन्वेजन किया तो वहाँ से जो है उसको कैप्चर कर लिया। और चूंकि ये काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी था, स्कॉलर था, काफ़ी लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज पर इसकी महारत हासिल थी, तो जो है इसको अपनी नौकरी पर रखा। और महमूद गजनी जब इंडिया पर इन्वेजन किया तो उसके साथ जो है वो इंडिया भी आया। और इंडिया जब आया तो लास्ट 70 साल वो इंडिया में ही रह गया। इंडिया में जो जो चीज़ें सब देखा उस सब के बारे में ये अपनी किताबों में लिखता है। और ये इसकी किताब का नाम किताबुल हिंद और तहकीक हिंद है। ठीक है, फिर इस किताब के बारे में लिखना है, अरबी भाषा में लिखी गई है ये बुक और 80 चैप्टर में डिवाइडेड है। हर एक चैप्टर जो शुरू होता है वो एक जो है क्वेश्चन से शुरू होता है और वो टॉपिक जो टॉपिक सराउंड करता है, अराउंड करता है उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द। ठीक है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। बाकी जो लैंग्वेज है इसका सिंपल लैंग्वेज में आसान तरीके से लिखा गया है। ठीक है, सिंपल और ल्यूसिड है। इसके अलावा इसके कंटेंट के बारे में बात करें तो यहाँ की कल्चर, रहन सहन, कस्टम, प्रैक्टिसेस या और भी रिलीजियस चीज़ें हैं या फिलोसफिकल चीज़ें हैं, जो मेडिसिनल चीज़ें हैं, इन सब सारे चीज़ों पर जो है वो किताबुल हिंद में लिखा गया। और जो ख़ास करके हम देखते हैं जो यहाँ जो हमारे चैप्टर में भी पढ़ना है कि कास्ट सिस्टम के बारे में भी और अच्छे से डिफाइन किया गया। तो इसमें हमको ये सब चीज़ लिखना है। सबसे पहले अलबरूनी के शुरुआती ज़िंदगी के बारे में लिखना है, इसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में लिखना है, कहाँ पैदाइश हुई थी, कैसे महमूद गजनी से इसका क्या एसोसिएशन था। तो महमूद गजनी जब इन्वेजन किया ख्वारिज़्म पर 1017 में तो वहाँ से बहुत सारे स्कॉलर्स और पढ़े लिखे पोइट्स, इन सब लोगों को वो वहाँ से कैप्चर करके लाया था, जिसमें अलबरूनी काफ़ी पढ़ा लिखा था, स्कॉलर था, बहुत सारे लैंग्वेज पर इनकी महारत हासिल थी, तो इनको नौकरी पर रख लिया। और वो महमूद गजनी जब इंडिया पर इन्वेजन किया तो जो महमूद गजनी के साथ ही ये इंडिया आया था। इंडिया जब आया तो लास्ट 70 ईयर्स वो इंडिया में ही रह गया। इंडिया की चीज़ें या इंडिया में उसको बहुत दिलचस्पी थी तो इंडिया में ही रह गया। और इंडिया में जो जो चीज़ सब देखा वो अपनी किताबों में, ठीक, किताबुल हिंद में वो लिखता है। किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है, सिंपल ल्यूसिड जो लिखा गया, एकदम आसान तरीके से इसको लिखा गया है। 80 चैप्टर में कंप्लीट बुक डिवाइडेड है। हर एक चैप्टर की शुरुआत क्वेश्चन से होती है और उसी क्वेश्चन के बाद जो है वो उस क्वेश्चन को ही आगे जो है पूरे चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया, उसको डिफाइन किया गया है। फिर इसके कंटेंट के बारे में बात की जाए तो इंडिया की जो रिलीजन थी, कस्टम थी, प्रैक्टिसेस है और भी तौर तरीक़े हैं, जो फिलॉसफीज़ है। इसके बाद इनकी फ़िलासफ़ी के साथ कुछ मेडिसिनल चीज़ों पर भी जो है वो ये बुक के बारे में दर्ज है। और कास्ट सिस्टम के बारे में और अच्छे से डिफाइन किया गया है और कास्ट सिस्टम को कंपेयर किया गया है। ठीक है, पर्शिया के कास्ट सिस्टम से, वो वहाँ के जो है सोसाइटी के डिवीज़न को लेकर के, जो इंडिया में वन सिस्टम था उसको पर्शिया से जो है वो कंपेयर किया गया। तो ये हमको लिखना है इस आंसर में। आगे क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच द इब्न बतूता एंड द फ्रांकोइस बर्नियर रोड देयर अकाउंट ऑफ देयर ट्रेवल इन इंडिया। बोला जा रहा है कंपेयर करना है। हम क्या देखे थे इस चैप्टर में, हम लोग को मेनली 3 ट्रेवलर्स के बारे में पढ़ना था, अलबरूनी के बारे में, इब्न बतूता के बारे में और फ्रांकोइस बर्नियर के बारे में। ठीक है, तो जो इब्न बतूता था और फ्रांकोइस बर्नियर था, इसके नज़रिए के बारे में जो ये लोग जो इंडिया के बारे में लिखा है उसके नज़रिए के बारे में जो है वो बताना, कंपेयर करना। तो कंपेयर करने में सबसे पहले इब्न बतूता के शुरुआती दौर के बारे में लिखना है। इब्न बतूता जो है उसकी पैदाइश मुरक्का में हुई थी, वो ग्लोबल ट्रॉटर था, उसको घूमने में, नई नई जगहों जाने में, नई नई चीज़ों को देखने में बहुत दिलचस्पी थी। तो वो इंडिया जब आया तो इंडिया में जो जो चीज़ सब देखा उसको एज इट इज़ लिख दिया। उनकी किताब है रहला। रहला में वो जो जो चीज़ इंडिया में देखा, जो जो उसको नई चीज़ें सब लगी, उन सब चीज़ों के बारे में लिखा। जैसे कि कोकोनट के बारे में, ठीक है, कोकोनट के बारे में वो उसके एक्सप्लेनेशन से ये पता लगता है कि वो पहले कभी देखा नहीं था और बहुत इंटरेस्टिंग वे में उसको बताता है कि जो है ना इस तरीके से इंडिया में एक पेड़ हुआ करता था जो पाल्म के जैसा होता था, उसकी जो फ्रूट्स होती थी, फल होती थी, ह्यूमन स्कल के जैसा होता था, ह्यूमन स्कल के जैसा ऊपर से टाइट होता था और ब्रेन के जैसा अंदर से बुद्धि के जैसा वो सॉफ्ट होता था। ठीक है, उसके ऊपर जो है रेशे होते थे जो कि
जो है ना ह्यूमन हेयर, इंसान के बालों के जैसे मिलते जुलते थे और जो है अलग अलग पर्पज से इसका इस्तेमाल होता था, ठीक है। रेशे का इस्तेमाल रोप्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। पानी को पिया भी जाता था, अंदर जो पानी होती थी और जो जो फ्रूट्स होता था जो अंदर जो है वाइट कलर का, उसको लोग खाया भी करते थे। पान के बीटल लीव्स के बारे में भी वो अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इन सब चीज़ों से ये पता लगता है कि वो कोई किसी तरीके की कोई कंपैरिजन नहीं किया, वो जहाँ पर जो भी चीज़ देखा, ठीक है, उसको जो भी एडवेंचर की चीज़ें लगी, जिस चीज़ों में उसको जो है वो देख करके एकदम हैरानी लगी, नई चीज़ देखा तो उसको लिख दिया। लेकिन अगर उसी जगह पर हम फ्रांकोइस बर्नियर के बारे में देखते हैं तो फ्रांकोइस बर्नियर के बारे में दूसरे पैरे में शुरू करना है। फ्रांकोइस बर्नियर फ्रांस से आया था और जो है वो भी डॉक्टर था, फिजिशियन था, फिलोसफर था, ठीक है, और स्कॉलर था और बहुत सारी जो वो काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी था और इंडिया आया था किसी अपॉर्चुनिटीज़ के तलाश में और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के तलाश में। दारा शिकोह जो कि शाहजहाँ का बड़ा बेटा था, उसका ये जो है फिजिशियन था, 12 साल इंडिया में रहा और इंडिया में जब वो रहा तो इंडिया में जो जो चीज़ें सब देखा उसके बारे में वो लिखता है। उसकी किताब का नाम है ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। इब्न बतूता की किताब का नाम है रहला, वो भी अरबी में लिखी गई है, ठीक है। और ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर जो है वो इंग्लिश में, जाहिर है इंग्लिश में लिखी गई है, ठीक है, चूँकि फ्रांस से यूरोप से आया था। तो अपनी किताबों में जो फ्रांकोइस बर्नियर के लिखने की जो स्टाइल है, ठीक है, वो एक तरीके से इंटेलेक्चुअल ग्रुप का पर्सन था। तो वो इंडिया जो आया, इंडिया में जो जो चीज़ें सब देखा वो एक तरीके से कंपेयर किया यूरोप से, और यूरोप से कंपेयर कर करके इंडिया को थोड़ा जो है इन्फीरियर दिखाने का, यूरोप की चीज़ों को जो है सुपीरियर दिखाने का कोशिश किया। जैसे कि इंडिया की शहरों के बारे में कहा कि धूल गर्दे गुबार से जो है बटा हुआ होता था, भरा हुआ होता था। इसके अलावा यहाँ के एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में बताया और जो है ना क्राउन ऑनरशिप ऑफ लैंड बताया। तो इन सब चीज़ों की वजह, इन सब चीज़ों को बता करके वो कंपेयर करने का कोशिश किया और कहीं ना कहीं इस तरीके से लिखने का इसका मकसद ये था कि गवर्नमेंट से इस तरीके से अपील की जाए कि ये जो चीज़ें जो सही नहीं है उन सब चीज़ों में बदलाव आनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को एक तरीके से वो अपील था, ठीक है। तो दोनों के लिखने के जो पर्सपेक्टिव में बहुत फ़र्क था। इब्न बतूता जैसे ही जो देखा उसी चीज़ों को एज इट इज़ लिख दिया। वो किसी तरीके से वो कंपेयर करने की नहीं कोशिश किया। उसको जो अजीब व गरीब चीज़ लगी, जो स्ट्रेंज चीज़ें लगी, जो वो पहले नहीं देखा था, उस चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, उस चीज़ों को वो लिख दिया। लेकिन फ्रांकोइस बर्नियर वो चीज़ों को कंपेयर किया, यूरोप से कंपेयर किया, यूरोप की सोसाइटी को, यूरोप की प्रैक्टिसेस को, यूरोप की चीज़ों को सुपीरियर बताने का कोशिश किया और यहाँ की चीज़ों को इन्फीरियर बताने की कोशिश किया। और कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल ग्रुप से था, तो ये चाहता था कि जो है वो गवर्नमेंट उन चीज़ों में बदलाव करने की कोशिश करे। तो ये इनका नज़रिया था। आगे देखिए, डिस्कस द पिक्चर ऑफ द अर्बन सेंटर दैट इमर्ज फ्रॉम द बर्नियर्स अकाउंट। ठीक है, बोला जा रहा है कि बर्नियर के लिखने से या बर्नियर्स की किताबों से यहाँ के शहरों के बारे में जो है वो क्या सब पता चलता, अर्बन सेंटर्स के बारे में क्या सब पता चलता। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर फिर से फ्रांकोइस बर्नियर के शुरुआती दौर के बारे में इंट्रोडक्शन के तौर पर लिखना है। फ्रांकोइस बर्नियर फ्रांस से आया था, ठीक है, फ्रांस का रहने वाला था, काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी था, डॉक्टर था, फिलोसफर था, इसके अलावा स्कॉलर था और इंडिया एक अच्छे अपॉर्चुनिटी की तलाश में आया था। दारा शिकोह का पर्सनल फिजिशियन भी था, 12 साल इंडिया में रहा और इस सब दौरान वो जो है किताबें लिखा है। थ्रू उसकी किताब का नाम है ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, और जो चीज़ है वो मुगल एम्पायर में देखा उन सब चीज़ों को वो लिखता है। उसी सब में से वो शहरों के बारे में लिखता है कि इंडिया की जो शहरें हुआ करती थी, ठीक है, वो शहर में बहुत कम ही शहर हुआ करते थे। सिर्फ 15% आबादी, 15 to 17% आबादी शहर में रहती थी, बाकी ज़्यादातर आबादी गाँव में रहा करती थी। यहाँ की शहरें जो होती थी वो धूल गर्दे गुबार, बहुत डस्ट वगैरह सब हुआ करता था। पॉपुलेशन भी काफ़ी हुआ करता था, वो मतलब छोटी छोटी शहरें थी। ये जो शहरें हुआ करती तो वो इंपेरियल सेंटर हुआ करती थी, मतलब ज़्यादातर शहरें जो थी, जो कि राजा का हुकूमत की वजह से, राजा का कैपिटल होने की वजह से वो जगह शहर हुआ करता था। और जब जहाँ से राजा कैपिटल चेंज करके चला गया तो वो सब शहर वीरान हो गया। तो कहा कि ज़्यादातर जो शहरें जो थी वो इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ट्रेड, इन सब चीज़ों की वजह से नहीं बसी थी। ज़्यादातर शहर राजा के रहने की वजह से वो शहर में तक बसा हुआ था। जब राजा वहाँ से अपना कैपिटल शिफ्ट कर दिया तो वो शहर भी धीरे धीरे वीरान हो गया। फिर कुछ और शहर के बारे में जिक्र करते हैं, दिल्ली के बारे में, मथुरा के बारे में, कोलकाता के बारे में और भी बनारस वगैरह के बारे में, जो इन सब शहरों के बारे में जिक्र करते हैं कि थोड़े बहुत और भी शहरें थी जहाँ भी थोड़े बहुत इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कारखाने या प्रोडक्शन वगैरह हुआ करता था। शहर में जनरली अमीर लोग रहा करते थे और अमीर और गरीब में जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क था। कुछ जो है अमीर और गरीब जो है वो दो ही ग्रुप के लोग रहते थे, मिडिल क्लास नाम का कोई ग्रुप नहीं था, और जो अमीर लोग थे वो चंद ही लोग रहा करते थे शहर में। तो इस तरीके से ये कंपेयर करने की कोशिश किया है, ये बताने की, अर्बन सेंटर को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। सबसे
पहला उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है, जो फ्रांकोइस बर्नियर के बारे में। उसके बाद लिखना है कि अर्बन कि इंडिया में बहुत ज़्यादा शहर नहीं होते थे, और शहर में ठीक मुश्किल से अगर कंपेयर किया जाए तो 15 to 17% आबादी शहरों में रहा करती थी। यहाँ के शहर अक्सर पॉपुलेटेड, पॉल्यूटेड, डस्टी वगैरह हुआ करते थे, डस्ट, धूल, गर्दा, गुबार वगैरह सब हुआ करता था, पॉल्यूशन हुआ करता था, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड शहर नहीं था। शहर जो बसे हुए थे वो इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कारखाने से ज़्यादातर शहर इंपीरियल सेंटर हुआ करता था। राजा का जो है चूंकि कैपिटल था, राजा का दरबार था, उसकी वजह से था, ठीक है। जहाँ किसी जगह से अगर राजा का दरबार जो है शिफ्ट हो गया, राजा कैपिटल शिफ्ट कर दिया, तो वो शहर धीरे धीरे वीरान हो गया, ऐसा दिखाई देता है। इसके अलावा जो शहर में लोग रहते थे तो शहर में ज़्यादातर अमीर लोग रहा करते थे, ठीक है, और जो है अमीर और गरीब दो ही ग्रुप के लोग रहा करते थे, ठीक है। जो गरीब लोग, मिडिल क्लास नाम का कोई आदमी नहीं हुआ करता था। तो इन सब चीज़ों के इसके अलावा थोड़े बहुत शहर और हैं, दिल्ली है, कानपुर है, वाराणसी है, मथुरा है, ये सब जो सेंटर हुआ करता था, जो कि ट्रेडिंग सेंटर के तौर पर ये शहर डेवलप्ड हुआ था, जहाँ पर जो काम करने वाले लोग रहा करते थे, ठीक है, और इस तरीके से प्रोडक्शन वगैरह हुआ करता था। तो ये शहरों के बारे में इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एनालाइज द एविडेंस ऑफ स्लेवरी प्रोवाइडेड बाय द इब्न बतूता। ये इब्न बतूता जो स्लेवरी के बारे में जो क्या कहा था, ठीक है, तो स्लेवरी के बारे में इब्न बतूता क्या कहता है इसके बारे में देखना है। तो इब्न बतूता कौन था? मोरक्को। इसके अर्ली इंट्रोडक्शन के बारे में बताना है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था, ठीक है। ग्लोबल ट्रॉटर था, इसको जगह जगह घूमना और चीज़ों को देखना, इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता था। तो इंडिया आया, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, 8 साल मोहम्मद बिन तुगलक उसको काजी के तौर पर भी रखा। इंडिया में जितने दिन वो रहा तो उस दौरान वो इंडिया में जो जो चीज़ें सब देखा वो अपनी किताब रहला में उसका जिक्र करते हैं। ये किताब अरबी में लिखी गई है और स्लेवरी के बारे में भी वो साफ साफ कहते हैं। स्लेवरी के बारे में कहते हैं कि इंडिया में स्लेवरी बहुत प्रीडोमिनेंट था। प्रीडोमिनेंट मतलब ज़्यादा तादाद में मौजूद था। गुलाम जो है वो आम बात हुआ करता था, हर एक लोगों के पास ऑलमोस्ट गुलाम हुआ करता था। जैसे मार्केट में सामान बिका करता है वैसे मार्केट में गुलाम बिका करता था। स्लेव भी 2 तरीके के होते थे, मेल और फीमेल। मेल स्लेव से ज़्यादा फीमेल स्लेव की कीमत हुआ करती थी। ये जो स्लेव होते थे, मेल स्लेव जो है फार्म में काम करते थे या प्लेग मतलब पालकी वगैरह उठाने के लिए जो है काम करते थे। फीमेल स्लेव जो है डोमेस्टिक वर्क करते थे। और ये जो फीमेल स्लेव होते थे वो बहुत ही स्किलफुल होते थे। कहीं जो और भी अलग अलग मौक़ों पर उनको सिंगिंग आती थी, डांसिंग आती थी, और भी अलग अलग स्किल होते थे। तो इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से भी इसका इस्तेमाल होता रहा होगा। इसके अलावा खुद के एक्सपीरियंस के बारे में वो बताते हैं कि एक बार हम खुद देखे, मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, एक नसीरुद्दीन महमूद नाम के एक बुज़ुर्ग थे, उनकी जो है खिदमत से खुश होकर के उनको 1 लाख सोने के सिक्के 1 लाख सोने के सिक्के और जो है ना 200 जो है वो गुलाम जो है उसको गिफ्ट किए थे। फिर अपने बारे में खुद कहते हैं कि जब मैं मुल्तान पहुंचा तो मुल्तान के गवर्नर को थोड़ी बहुत रेजिन, जिसको किशमिश कहते हैं, और स्लेव उनको गिफ्ट किया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जब आया तो उनके लिए कुछ स्लेव, हॉर्स और कैमल उनको गिफ्ट में जो है वो दिया था। तो ये इतना स्लेवरी के बारे में वो कहते हैं। तो ये याद रखना, स्लेवरी प्रीडोमिनेंट था, ठीक है। जैसे मार्केट में सामानें बिकती है वैसे गुलाम बिका करता था। गुलाम भी मेल और फीमेल दोनों होते थे। फीमेल गुलाम ज़्यादा महंगे होते थे। गुलामों का काम, मेल गुलामों का काम फार्म में काम करना होता था, पालकी उठाना होता था। फीमेल गुलाम का काम डोमेस्टिक वर्क्स या और भी दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फीमेल गुलाम अक्सर जो होती थी वो स्किलफुल होती थी, जो उसको सॉन्ग, सिंगिंग, डांसिंग, ये इन सब चीज़ों का भी जो है हुनर होता था, जो कि इंटरटेनमेंट के पर्पज़ से उसका इस्तेमाल होता जाता था। इसके अलावा वो खुद के एक्सपीरियंस के बारे में कहते हैं कि वो खुद जो देखे कि मोहम्मद बिन तुगलक नसीरुद्दीन महमूद जो कि बुज़ुर्ग हुआ करते थे, उनकी खिदमत से खुश होकर के उनको क्या देते हैं, उनको 1 लाख सोने के सिक्के और जो है 200 गुलाम गिफ्ट करते हैं। खुद के बारे में भी बताते हैं कि मैं जब मुल्तान के गवर्नर के पास आया तो उसके लिए जो है ना कुछ किशमिश और जो है गुलाम उसको गिफ्ट किया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में जब वो आया इब्न बतूता, तो उसके लिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बहुत सारे गुलाम, जो है घोड़े और जो है हाथियाँ वगैरह गिफ्ट में, घोड़े और जो है वो कैमल वगैरह जो है वो हॉर्स और कैमल वगैरह गिफ्ट में लाया था। तो ये स्लेवरी के बारे में ये कहते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन है, what were the element of practices of the सती सिस्टम that drawn the attention of the Bernier? सती सिस्टम के बारे में, सती सिस्टम आखिर क्या था और सती सिस्टम में क्या होता था या क्या देखा, जो फ्रांकोइस बर्नियर जो सती सिस्टम के बारे में वो एक्सप्लेन करते हैं या जो है वो उसका ध्यान किया और सती सिस्टम के बारे में लिखते हैं, ठीक है। तो सती सिस्टम के बारे में फ्रांकोइस बर्नियर ही डिफाइन किया है। तो फ्रांकोइस बर्नियर के बारे में इंट्रोडक्शन में 1-2 लाइन लिखना है, ठीक है, कि ये फ्रांस से आया था
और जो है ना जो काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी था, एक अच्छे अपॉर्चुनिटी के तलाश में आया था दारा शिकोह के दरबार में। ये जो दारा शिकोह का पर्सनल डॉक्टर हुआ करता था, 12 साल रहा और ट्रैवल थ्रू द मुगल एम्पायर, इसके बारे में जो है वो उनकी किताबें हैं। उसमें सती सिस्टम के बारे में वो डिफाइन करते हैं। सती सिस्टम के बारे में कहते हैं कि इंडिया में सती सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता था उस ज़माने में, जो कि काफ़ी इनह्यूमन था। अगर किसी का हस्बैंड डेथ कर जाता था तो उस लेडीज़ को उसके हस्बैंड के जो है वो चीता के ऊपर जिंदा रख करके उसको जो हस्बैंड के साथ जला दिया जाता था, जो कि इंडिया में काफ़ी इनह्यूमन था ये, ठीक है, मतलब इंसानियत से बाहर की बात थी। वो खुद अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं कि मैं खुद एक बार देखा कि एक 12 साल की बच्ची को, 12 साल की लड़की को, गर्ल्स को, ठीक है, वाइट कपड़ा पहना करके उसके दोनों हाथ दोनों पाँव बांध करके 4 ब्राह्मण और एक लेडीज घसीट करके लाती है और उसको जो है वो हस्बैंड के चीता पर बैठा करके और जला देते। उसके हाथ पैर इसलिए बांध दिए गए थे क्योंकि वो भाग नहीं पाए। तो इस तरीके से सती सिस्टम के बारे में कहते हैं। तो पहले फ्रांकोइस बर्नियर का इंट्रोडक्शन बताना है, फिर सती सिस्टम जो है इंडिया में जो प्रैक्टिस होता था, जो फ्रांकोइस बर्नियर देखा उसके बारे में बताना है। सती सिस्टम क्या होता है उसको डिफाइन करना है, ठीक है, और फिर वो अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बताना कि वो अपनी आंखों से क्या देखा। एक 12 साल की बच्ची को हाथ पर बांध करके और जो है ना वो घसीट करके 4 ब्राह्मण और एक लेडीज लाती है और जो है ना उसको जो है अपने हस्बैंड के चीता पर बैठा करके और आग जो है वो लगा देती, ठीक है। ये डिस्कस द अल्बरूनीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कास्ट सिस्टम, ठीक है। अल्बरूनी कास्ट सिस्टम के बारे में जो है वो क्या कहते हैं, इसके बारे में भी जो है वो बताना है कि अल्बरूनी कास्ट सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अल्बरूनी के बारे में बताना है। अल्बरूनी कहाँ से आया था? उज़्बेकिस्तान से आया था। ख्वारिज़्म में उसकी जो है वो पैदाइश हुई थी, काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी था। महमूद गजनी जब उस पर इन्वेजन करता है ख्वारिज़्म पर, तो बहुत सारे स्कॉलर्स के साथ इसको भी पकड़ करके लाता है और महमूद गजनी के साथ अल्बरूनी इंडिया आता है। इंडिया में काफ़ी दिनों तक रहता है और उस दौरान वो किताब लिखता है, इंडिया में जो भी चीज़ देखता है, और उसकी किताब का नाम किताबुल हिंद या तहकीक हिंद है। अल्बरूनी जो कास्ट सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बोला कि इंडिया की सोसाइटी जो थी वो 4 पार्ट में बटी हुई थी, जिसको वर्ण सिस्टम कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या था? ब्राह्मण का काम था वेद पढ़ना, दूसरे को जो पढ़ने में हेल्प करना, पूजा पाठ करना, रिलीजियस प्रैक्टिसेस करना और दूसरे को जो है करने में हेल्प करना। क्षत्रिय जो सपोज टू बी अ किंग और रूल द कंट्री, ठीक है। क्षत्रिय से उम्मीद की जाती थी वो राजा बनेगा और हुकूमत करेगा, ठीक है, वो वॉरियर होते थे। वैश्य जो कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग थे, फार्मर, ट्रेडर, ये सब चीज़ में जो है वो पीजेंट वगैरह हुआ करते थे या मर्चेंट वगैरह सब हुआ करते थे। और शूद्र जो ऊपर के तीनों वर्ण के यहाँ जो खिदमत क्या करते थे, ऊपर के तीनों वर्ण के यहाँ सर्विस क्या करते थे। तो ये कहते हैं कि इंडिया में जो कास्ट सिस्टम था वो डिस्क्रिमिनेटरी था, बर्थ के बेसिस पर था। जिसमें बर्थ हो जाती थी, ठीक है, वो उस हिसाब से जो है वो उसी ऑक्यूपेशन को या उसी वर्ण में वो रह जाता था। ये रिजिड था, उसकी जो है हर एक आदमी की स्टेटस और ऑक्यूपेशन उसके बर्थ पर फिक्स था, जो कि डिस्क्रिमिनेटरी था और रिजिड था, जो कि नहीं बदल सकता था। फिर इसको पर्शिया से कंपेयर करते हैं, कहते हैं कि पर्शिया में भी सोसाइटी 4 पार्ट में बटी होती, लेकिन पर्शिया में जो सोसाइटी 4 पार्ट में बटी होती तो इंडिया के जैसा रिजिड नहीं था। ऊपर में किंग होते थे, उसके बाद जो है ना जो उसके नोबिलिटी होती थी, उसके बाद जो है ना जो ट्रेडर, मर्चेंट्स वगैरह सब हुआ करते थे, और सबसे नीचे जो है वो पीजेंट या स्लेव वगैरह सब हुआ करते थे। तो कहा वहाँ भी 4 पार्ट में सोसाइटी बटी होती, 4 ग्रुप में बटी होती, लेकिन वहाँ पर मेरिट के बेसिस पर था, वहाँ पर ऑक्यूपेशन के बेसिस पर सोसाइटी डिवाइडेड था, बर्थ के बेसिस पर नहीं था, और वहाँ डिस्क्रिमिनेटरी नहीं था। इंडिया का जो वर्ण सिस्टम था वो डिस्क्रिमिनेटरी था, बर्थ के बेसिस पर था और रिजिड था, जो बदल नहीं सकता था, ठीक है। तो इसके बारे में इस तरीके से डिस्कस करते हैं कास्ट सिस्टम के बारे में। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ। Do you think Ibn Battuta's account is useful in arriving at an understanding of the life in the contemporary urban center? बोला जरा क्या आपको ऐसा लगता है इब्न बतूता जो लिखा है इंडिया के बारे में, उससे हम उस ज़माने के शहरों के बारे में समझ सकते हैं या उस ज़माने के इंडिया के बारे में समझ सकते हैं? बिल्कुल समझ सकते हैं। तो लिखना है इब्न बतूता का इंट्रोडक्शन लिखना है, कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था, और जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में आया था। ये ग्लोबल ट्रोटर था, इसको घूमने फिरने में बहुत दिलचस्पी थी, नई नई जगहों पर जाना, नई नई चीज़ों को देखना। इंडिया में ये 8 साल रहा और इस दौरान, ठीक है, वो काजी के पोस्ट पर था, और जो जो चीज़ इंडिया में देखा वो अपनी किताब रहला में जिक्र करते हैं। इसमें इंडियन शहरों के बारे में वो जिक्र करते हैं कि इंडियन शहरें जो होती थी वो काफ़ी भीड़ भाड़ वाली होती थी, काफ़ी पॉपुलस होता था, ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती थी, बहुत सारे अमीर लोग जो है वो शहर में रहा करते थे, और जब लोगों के पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हुआ करती थी, प्रोडक्शन वगैरह सब भी होता था, बहुत अमीर लोग हुआ करते थे। इसके बारे में इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में कहते हैं, ठीक है, कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था वो जो बहुत प्रॉस्पेरस हुआ तक करता था, फर्टाइल ज़मीन होती थी, जो एग्रीकल्चर सीजन में 2 बार एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था। यूरोप के कंपेयर में काफ़ी जो है वो प्रोडक्टिविटी होती थी, ठीक, काफ़ी प्रोडक्टिव हुआ करता था। इसके बाद जो है ना यहाँ के
मार्केट के बारे में कहते हैं, मार्केट भी काफ़ी चीज़ों से फ्लोरिश हुआ करता था, गुड्स वगैरह सब जो है सामान वगैरह सब होते थे। और भी पोस्टल सिस्टम के बारे में जिक्र करते हैं कि पोस्टल सिस्टम इंडिया में काफ़ी डेवलप था, काफ़ी एफिशिएंट था, जो कि दो तरीके का पोस्टल सिस्टम था कि एक जो है हॉर्स के थ्रू और दूसरा जो है वो पैदल जो है वो लोग खबर पहुँचाया करते थे। पैदल सिंध से दिल्ली तक आने में खबर जनरली लोगों को पहुँचने में 50 डेज लग जाते थे, लेकिन इस पोस्टल सिस्टम से जो है खबर 5 दिन में ही पहुँच जाती थी। तो इसके शहरों ये जो इन सब इब्न बतूता के इन सब चीज़ों से हम उस ज़माने के शहर के बारे में हम समझ सकते हैं या उस ज़माने की सोसाइटी के बारे में हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इब्न बतूता के बारे में पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके अलावा वो इब्न बतूता शहरों के बारे में क्या कहा है, एग्रीकल्चर के बारे में क्या कहा है, इसके अलावा पोस्टल सिस्टम के बारे में क्या कहा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें इन सब में से लिखना है। ठीक है, अब आगे देखिए इस तरफ, दूसरी तरफ discuss the extent to which the Bernier's account enable historian to reconstruct the temporary rural society। बोला जा रहा है कि discuss the extent to which Bernier's account, बोला जा रहा है किस हद तक बर्नियर के अकाउंट से, बर्नियर के जो है लिखे हुए चीज़ों से हम जो है जो हिस्टोरियन जो है वो उस ज़माने की सोसाइटी के बारे में समझ सकता है या रूरल सोसाइटी के बारे में। तो लिखना है कि देखिए हम पहले ही बताए थे कि बर्नियर जो फ्रांकोइस बर्नियर जो लिखा था वो चीज़ों को कंपेयर किया था, वो चीज़ों को एज इट इज़ नहीं लिखा था। तो जब चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो किसी को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, किसी को बेहतर नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। और बर्नियर्स के अकाउंट में कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें यूरोप को वो सुपीरियर दिखा दिया है और इंडिया में इंफीरियर दिखा दिया, कुछ चीज़ें वो एज इट इज़ भी लिखा है। ठीक है, तो पहले भी इस पर डिस्कस किए थे। तो देखिए इसमें लिखना है बर्नियर असेसमेंट अबाउट द इंडियन रूरल सोसाइटी वाज नॉट करेक्ट। मतलब इंडिया जो बर्नियर जो है वो यहाँ की गांव की सोसाइटी के बारे में, रूरल सोसाइटी के बारे में जो भी लिखा है वो बिल्कुल सही नहीं लिखा है। ठीक है, इट वाज फार फ्रॉम द ट्रूथ एज इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बोला जा रहा है कि सच्चाई से बिल्कुल दूर है और ये एक्सेप्ट करने वाली बात नहीं है। ठीक है, देयर आर सम ट्रूथ इन हिज डिस्क्रिप्शन, हाँ कुछ सच्चाई जरूर है। ठीक है, विच आर एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फैक्ट। ठीक है, कुछ चीज़ों पर वो सही लिखा है, सच लिखा है। जैसे कि क्राउन ऑनरशिप ऑफ द लैंड, जो बर्नियर कहा कि इंडिया में किसी तरीके की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी। ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती थी, इसके बारे में बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, लेकिन इसमें जो ये लिखा है कि जो है ना इस वजह से इंडिया में जो है वो इंडिया की जो है जो किसानों की हालत अच्छी नहीं थी, बद से बदतर थी, प्रोडक्टिविटी जो है यूरोप में ज़्यादा थी, तो इन सब चीज़ों के बारे में सही नहीं है। बाकी रिच पीपल वर इन माइनॉरिटीज के बारे में भी सही लिखा गया है कि शहर में रहने वाले कम ही लोग होते थे, ज़्यादातर लोग गांव में रहा करते थे और जो है ना दो ही ग्रुप के लोग हुआ करते थे, अमीर या गरीब, और अमीर की तादाद कम होती थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो वो बिल्कुल सही लिखा है। तो क्राउन ऑनरशिप को एक्सप्लेन करना है और जो है शहर में रहने वाले जो रिच पीपल हैं उसके बारे में, बाकी शहरों के बारे में भी वो सही नहीं लिखा है। ठीक है, किसानों के बारे में डीजेनरेट बताया है कि उसकी हालत बद से बदतर थी। ठीक है, और जो है क्राउन ऑनरशिप की वजह से ऐसा हुआ करता था, तो इसके बारे में लिखना है। आपको और भी डिटेल में जानना हो बर्नियर, अल-बिरूनी, इब्न बतूता के बारे में तो आप इंट्रोडक्शन जो हमारा समरी रिवीजन वीडियो है आप उसमें भी जाकर के देख सकते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोस्टल सिस्टम ऑफ द इब्न बतूता व्हाट ही सॉ इन इंडिया। ठीक है, व्हाट ही सॉ इन इंडिया, कि इब्न बतूता जो इंडिया में पोस्टल सिस्टम देखता है उसके बारे में क्या कहता है। तो इब्न बतूता इंडिया में जो पोस्टल सिस्टम देखता है उसके बारे में कहता है कि इंडिया की पोस्टल सिस्टम बहुत ही अजीब थी, बहुत ही एफिशिएंट थी। ठीक है, उस ज़माने के हिसाब से बहुत ही एफिशिएंट हुआ करता था। और पोस्टल सिस्टम दो तरीके का होता था, एक जो एलिट या जो है ना रूरल हाउस होल्ड जो है ना रॉयल हाउस होल्ड इस्तेमाल करते थे, मतलब जो कहीं ना कहीं शाही पर्पज़ से खबर पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो हॉर्स से होता था, हॉर्स पोस्टल सिस्टम था। हॉर्स पोस्टल सिस्टम में एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, घोड़े से, हॉर्सेस से खबर पहुंचाई जाती थी। ठीक है, जो खबर लेकर के एक आदमी निकलता था, ठीक है, वो 4 मील तक जो है वो घोड़े से जाता था, दूसरे 4 मील पर 4 मील पर दूसरा आदमी, ठीक है, वो घोड़े के साथ, और आदमी भी बदल जाता था, ये आदमी उसको खबर देगा और फिर यहाँ से, ठीक है, नए घोड़े के साथ, ठीक है, दूसरे घोड़ों के साथ दूसरा आदमी खबर लेकर के जाता था, ये भी 4 मील तक जाएगा, फिर अगले 4 मील पर ये आदमी और घोड़ा बदल जाएगा। इस तरीके से जो है खबर पहुंचाई जाती थी। कहा जा रहा है कि सिंध से दिल्ली तक आने में आम लोगों को 50 दिन लग जाता था, लेकिन ये खबर सिर्फ 5 दिन में पहुंचाई जा सकती थी। ठीक है, इसके अलावा हॉर्स के अलावा पैदल भी होते थे जिसको उलूक कहा गया है। ठीक है, लोग खबर लेकर के दौड़ा करते थे, जो पीपल होते थे जो पैदल जो है वो खबर लेकर के दौड़ा करते थे। एक हाथ में मैसेज हुआ करता था, दूसरे हाथ में जो है स्टिक हुआ करता था, और ये लेकर के, और उस स्टिक में बेल्स होती थी, लेकर के लोग दौड़ा करते थे। ठीक है, खबर लेकर के, और ये 3-3 मील की दूरियों पर आदमी बदलता रहता था। 3 मील पर दूसरा आदमी जाता था, ठीक है, एक आदमी खबर लेकर के जाता था,
जो है तीसरे मील तक, फिर वहाँ पर वो खबर और स्टिक उसको दे देता था, आगे वहाँ से दूसरा आदमी अगले 3 मील तक जाता था। हर एक मील पर 3-3 गांव हुआ करता था, इस गांव में रेस्ट पैलेस वगैरह जो है आरामगाह हुआ करता था। तो इस तरीके से जो है खबर पहुँचाने का जो तरीका था इस ज़माने में बहुत ही एफिशिएंट था, ठीक है, और बहुत ही अच्छा था, ठीक है। इस तरीके के बारे इन चीज़ों के बारे में ये इब्न बतूता कहें, ठीक है। इससे रिलेटेड इस चैप्टर से ऑलमोस्ट ये सब क्वेश्चन बनता है, ठीक। एनसीईआरटी में ही ज़्यादातर क्वेश्चन दे दिया गया है, क्योंकि छोटा चैप्टर है और हम इस चैप्टर से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इस चीज़ की उम्मीद है, ठीक है। और भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसी सब से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कहीं ना कहीं। 3 ही जो है ट्रैवलर्स के बारे में, इब्न बतूता है, अल ब्रूनी है, फ्रांकोइस बर्नियर है, किसी न किसी तरीके से इसी सब पर जो है वो क्वेश्चन बदल करके पूछा जा सकता है, और भी क्वेश्चन बनता ही नहीं इस चैप्टर में। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।